हमारी कंट्री के अंदर में जो दहेज है उसका कारण क्या है, उसके किसी भी औरत के, किसी भी महिला के ऊपर उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और उससे आगे लेकर ये प्रैक्टिस क्यों स्टार्ट हुई, एंड देन इसको रिमूव करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या सजेशन हम दे सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर में हम ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। आशा की जाती है कि वीडियो शुरू होने से पहले एक बार ये डिस्क्लेमर है इसको आप जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं डोवरी सिस्टम के बारे में, इंडिया के अंदर में जो इंडिया के अंदर में डोवरी सिस्टम है, यानी कि जो दहेज प्रथा है, ये हमारे समाज का एक ऐसा इविल है, एक ऐसा शत्रु है, एक सोशल इविल है, सामाजिक शत्रु है, जिसने हमारी सोसाइटी के अंदर में जो महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार उसको बढ़ावा दिया है, और जो इंडिया का एक बहुत ही समृद्ध और एक अच्छा वैवाहिक जो एक संबंध था, जो एक रिश्ता था, उसको इसने कहीं ना कहीं पोल्यूट करने का काम किया है। अगर हम बात करते हैं दहेज प्रथा की, तो जो दहेज प्रथा है उसको किसी भी एक पार्टी से, किसी भी दूसरी पार्टी को जो शादी के दौरान या शादी के पहले या शादी के बाद, शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद किसी भी एक पार्टी के द्वारा, यानी कि हो सकता है वो आपका महिला पक्ष हो, वो आपका वर पक्ष हो, या फिर वो आपका वधु पक्ष हो, कोई भी हो सकता है। जब वो कोई भी ड्यूरेबल गुड्स या कोई भी कैश या कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक पार्टी दूसरी पार्टी को शादी के नाम पर देती है, तो उसको हम दहेज कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक जनरल वे में कंसिडर करें, तो मोस्टली होता क्या है कि जो वधु पक्ष है, यानी कि जो महिला पक्ष है, जो कन्या पक्ष है, वो हमेशा जो डोगरी है वो आपका पुरुष पक्ष को, यानी कि आपका जो वर पक्ष है उसको देता है कंडीशन की, शादी की कंडीशन के रूप में। लेकिन इससे होता क्या है कि ये जो आपकी वधु पक्ष है, यानी कि जो महिला की साइड के लोग हैं, उन पे एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डाल देता है, और अगर किसी कारण से जो वधु पक्ष है वो उसको फुलफिल करने में सक्षम नहीं है, मैं हर एक केस में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो भी आपका दहेज प्रथा है, इसको लेके जो लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव हैं या इसको सपोर्ट करते हैं, वो अगर उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो बढ़ावा देते हैं महिला के विरुद्ध जो आपके क्राइम हो रहे हैं उनको। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका रैगिंग हो जाएगा, उनका इमोशनल या फिजिकल एब्यूज हो जाएगा, वर्बल एब्यूज हो जाएगा, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको डेथ तक, उनको ऐसी मतलब उनके साथ इतना हरेसमेंट किया जाता है कि उनकी मृत्यु भी वहां पे आपकी हो जाती है, चाहे वो सुसाइड की फॉर्म में हो या उनको इस तरह से मारा पीटा गया हो या उत्पीड़न उनका इस तरह किया गया हो कि कई बार वो उनकी डेथ भी यहाँ पे हो जाती है। हमारी भारत सरकार ने जो आपका दहेज प्रथा है उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे नए कानून लेके आई है, और उसमें समय समय पर सुधार भी किए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से, या फिर उनका मिसयूज होने की वजह से, जो उसका मेन मकसद था, जो उनका एक मोटो था उन कानूनों को बनाने का, वो आपका पूरा नहीं हो पाया है। जो मेन चीज थी कि वो जो आपका जो गर्ल चाइल्ड है, जो एक लड़की होती है, उसका जो स्टेटस है वो अपनी सोसाइटी में अपलिफ्ट करना उनका मेन रीजन था। लेकिन उसके मिसयूज की वजह से जो एक उनका प्रॉपर रिजल्ट हमको निकल के सामने आना चाहिए था, वो अभी तक हमारा देखने को नहीं मिला है। और जो हमारा डोगरी सिस्टम है, जो हमारा दहेज प्रथा है, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर में एग्जिस्ट करता है। और ये जो चीजें हैं आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये आपका जो आपका आप बोल सकते हैं सेमी अर्बन जो क्षेत्र है, कस्बे टाइप जो होते हैं, वहां पे ये समस्या आपकी आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं डोगरी को, जो भारत के कानून है उसके अंदर में जो डोगरी प्रोविजन एक्ट है 1961 का, इसके अंतर्गत, और जो आपकी आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसकी जो आपका सेक्शन है 304B एंड 498A, उसके अंदर में इसको आपका प्रोहिबिट किया गया है, उसके अंदर में इसको एक अपराध माना गया है। लेकिन आपके जो आपके दहेज प्रथा को लेकर जो कानून है, वे आपके मेहर के केस में आपके इंप्लीमेंट नहीं हो गए। मेहर क्या होता है कि जो आपके जहाँ पे जो लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनके ऊपर जो अप्लाई होता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं, तो उस पर उनको इन जो आपके दहेज प्रथा वाले कानून है इनसे उनको बाहर रखा गया है। देन अगर हम बात करते हैं आपका सेकंड, जो आपका डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 है, उसका जो आर्टिकल 3 है, वो ये बोलता है कि अगर शादी के समय यानी कि शादी को लेकर हम किसी भी कंडीशन पे शादी नहीं हो रही है, कि अगर आप हमको ये चीजें देंगे, कोई डिमांड वहां पे नहीं रखी गई है, तो उस केस में आपके जो
दहेज प्रथा को लेके जो कानून है तो वहां पे वे आपके अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि शादी के समय पे अगर कोई भी डिमांड नहीं की गई है किसी भी चीज की, देन ये चीजें आपकी वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। देन आपका जो सेक्शन 498 है आईपीसी का, ये कहता है कि अगर कोई भी महिला है वो कंप्लेन करती है दहेज पर दहेज को लेकर हरासमेंट के खिलाफ, पुलिस कंप्लेन करती है, तो उस केस में जो आपका जो वर पक्ष है और जो उसकी फैमिली है उसको आप तुरंत अरेस्ट कीजिए। इसके अंदर में ये आपका प्रावधान था। लेकिन इस जो ये कानून था इसको जब वाइडली अब्यूज किया गया, इसका मिसयूज किया गया, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2014 के अंदर में रूल आउट किया कि आप जो अरेस्ट है वो तत्काल अरेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको अरेस्ट से पहले आपका जो मजिस्ट्रेट का अप्रूवल है वो आपको लेना होगा। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्ट जो वर पक्ष है उनको आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी अप्रूवल के। लेकिन यहाँ पे अगर आपको किसी भी वर पक्ष के वर को या उसके फैमिली के लोगों को अगर अरेस्ट करना है, किसी की दहेज प्रथा के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है, तो देन आपको पहले मजिस्ट्रेट का अप्रूवल यहाँ पे आपका मस्ट होगा। अगर हम बात करते हैं जो दहेज प्रथा है इसके कारण क्या है, इसके कोज की अगर हम बात करते हैं, सबसे जो आपका मेन कारण माना जाता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। और जो ये इकोनॉमिक फैक्टर है इसको बहुत सारे लोग जो आपका दहेज प्रथा को सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं, वो आपका यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसका कि जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश राज में जो महिला है उनके पास में कोई भी आपका संपत्ति को लेकर उनके पास में कोई इनहेरिटेंस राइट उनके पास में नहीं थी। यानी कि जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उसके अंदर में महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन 1956 के अंदर में क्या हुआ कि जो भारत सरकार है उसने महिला को भी एक पुत्री है उसको भी उसने एक इक्वल स्टेटस दे दिया। ये आपका किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत। लेकिन महिला को भी अगर इक्वल स्टेटस उन्होंने दे दिया है तो उस केस में क्या हुआ कि आपका जो पिता की संपत्ति है तो उसके अंदर में आपका जो पुत्र और जो पुत्री है उसका यहाँ पे सेम अधिकार आपका होना चाहिए। तो जो दहेज प्रथा है उसको एक मेथड माना गया कि जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो आपका पुत्री का जो हिस्सा है उसके पिता की प्रॉपर्टी के अंदर में, उसको आप एक सोशल प्रोसेस के थ्रू आप डिवाइड कर दीजिए और ये आपका इजी होगा। और एक ये आपका मतलब थोड़ा इजी होगा और इसका सोसाइटी के अंदर में भी एक म्यूचुअल एस्पेक्ट के रूप में इसको देखा जाएगा। और उस चीज से आप लोग बच जाएंगे कि शादी के बाद में या माता पिता की मृत्यु के बाद में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके हिस्से को लेकर जो महिला पक्ष है उसको कहीं पे भी आपका कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटना पड़े, और जो एक स्लो प्रोसेस है उससे आप बचे रहे, और जो हमारे जो रिलेशन है आपस में भाई बहन के वो भी कहीं ना कहीं आपके स्टेबल रहे। यानी कि जो आपके माता पिता की जो संपत्ति है उसके अंदर जो पुत्री का अधिकार था उस अधिकार को दहेज के रूप में आपका वर पक्ष को दिया जाने लगा। और इसको माना गया एटलीस्ट इन थ्योरी, अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें तो आपकी जो ये आपका पुत्री है उसको ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पे ये आपका प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की, अगर हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की, तो सोशल फैक्टर्स के अंदर में क्या है कि आपका जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया के एक्टर में की अगर हम बात करें तो वहां पे एक कस्टम है, एक रिवाज है कि आपकी जो महिला है वो शादी करने के बाद में अपने जो हस्बैंड की फैमिली है उसके साथ में रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका जो इनहेरिटेंस है यानी कि जो माता पिता की जो संपत्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि उसको पुत्री को देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देन इसको आप यहाँ पे इसके रूप में भी कंसिडर किया गया। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया के अंदर में जो आपकी मैरिज होती है वो कहीं ना कहीं जो वधु पक्ष है उसकी क्लोज रिलेशनशिप में या क्रॉस कजिन्स के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस प्रैक्टिस है उसके अंदर में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कैश की फॉर्म में आपका डोवरी है वो आपका नहीं, आपका मतलब उसका कम चलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको आपका एक सोशल स्टेटस सिंबल के रूप में भी आपका देखा जाता है, और ऐसा देखा गया है कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके कारण भी इसको आपका कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। देन मैंने सेम आपको बताया कि जो आपका इसको एक हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस प्रैक्टिस के रूप में आपको कंसिडर किया जाता है, और जो आपका महिलाएं हैं उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के रूप में इसको देखा जाता है, जहाँ पे महिलाओं को आपका संपत्ति का अधिकार आपका नहीं मिलता है। कुछ आपका ट्रेडिशनल बिलीफ है, कुछ उनके नॉर्म्स हैं, उसमें माना जाता है कि जो वधु पक्ष है उसको
शादी के बाद में अपने नए घर को शुरू करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में, यानी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के रूप में उसको देखा जाता है। इसको एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में शुरू किया गया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि इसको एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में आपका ट्रांसफर हो गया। इसको एक गेस्चर ऑफ केयर के रूप में भी कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी में कोई ना कोई देंगे या फिर कोई ना कोई पैसा देंगे एज ए गेस्चर ऑफ केयर अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए। देन अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डोवरी सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ डोवरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि जो आपका जो महिलाएं हैं उनको एक लाइबिलिटी के रूप में यहाँ पे माना जाता है कि ये एक लाइबिलिटी है, और उनको सेकंड हैंड ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो चाहे फिर उनको कोई ना कोई अदर एम्यूनिटी प्रोवाइड कराने की बात हो। अगर हम बात करते हैं जो आपका महिलाओं का जो कैरियर है वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि इससे देखने को मिलता है जो महिलाएं हैं उनका जो वर्क फोर्स है हमारा, उनका जो कैरियर ग्रोथ है उसके अंदर में उनकी जो प्रेजेंस है वो आपकी कम रह जाती है, और कहीं ना कहीं उसके कारण से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में भी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वो डिपेंड रहती है उस पे। एंड आपके देन है कि मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा मतलब आपकी बढ़ गई है कि जो आपकी डोवरी के लिए जो मनी है उसको इकट्ठा करने के लिए जो आपके गरीब लोग हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं कि जो उनके घर की महिलाएं हैं उनको वो आपका काम करने के लिए भेज देते हैं, जो मतलब कि आप दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर सके, तो उसके लिए आपके जो डेली वेजेज हैं एक तरह से आप दिहाड़ी मजदूरी भी करने को जो है लोग यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं, और वहाँ पे महिलाओं का रोल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास में आज के समय में हो क्या रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनके कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे उतना ज्यादा इम्फेसाइज वो नहीं करते हैं, उतना ज्यादा जोर वहाँ पे उनका नहीं देते हैं, और एक सर्टन स्टैंडर्ड तक उनकी पढ़ाई होने के बाद में उनको रहता है कि अब इसकी शादी आप कर दीजिए, देन जो आपका वर पक्ष होगा वो देखेगा कि इसको जॉब करानी है नहीं करानी है, उसको क्या कराना है। तो एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन कैरियर के ऑप्शन वहाँ पे उनके लिए खुले हुए नहीं है। और अगर हम बात करें जहाँ पे ये जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ गई है, तो यहाँ पे कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स है अपनी लड़कियों की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अनमेरिड भी आपके समय में रह जाती हैं। जो फाइनेंशियल बर्डन है जो आपकी वधु पक्ष है उसके ऊपर जो आता है वो उसको जो वधु पक्ष है उसकी फैमिली को गरीबी या फिर कर्जे के रूप में धकेल देता है। आपकी जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उनको यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है, जो आपका जो एक शादी का एक जो पवित्र रिश्ता है वो कहीं ना कहीं हमारा पॉल्यूटेड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो हमारा फोकस होना चाहिए महिलाओं की और लड़कियों की शिक्षा पर, उनके कैरियर ग्रोथ पे, वो कहीं ना कहीं हमारा शिफ्ट हो रहा है, उस पर हम इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देन अगर हम बात करते हैं जो डाउरी सिस्टम है इससे रिलेटेड जो क्राइम्स है वो क्राइम्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे क्राइम आपको देखने को मिलते हैं, एक ब्रीफ आइडिया है। फिजिकल एब्यूज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, बीटिंग हो गया, मारपीट हो गया, इंजरी हो गया, फोर्स लेबर जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना हो शादी से पहले, जहाँ पे महिलाएं आपकी दिहाड़ी मजदूरी के रूप में आपके हैं, या फिर शादी के बाद भी अगर कोई जो फुलफिल है आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस वर पक्ष के उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं फोर्स लेबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इमोशनल एब्यूज आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो महिलाएं हैं कई बार उनके साथ में बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, उनका इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, वर्बल और इमोशनल एब्यूज आप उनका मान लीजिए इसमें, इससे जो महिलाएं हैं वो आपका डिप्रेशन का शिकार भी आप आज के समय में आपको होता हुआ दिखता है। सेक्सुअल असैल्ट उनके साथ में किए जाते हैं, रेप हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, मैरिटल रेप आपका हो गया, और कुछ महिलाओं को यहाँ पर ऐसा देखना पड़ता है कि उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वो सुसाइड करने तक में मजबूर हो जाती है। डोवरी डेथ के रूप में अगर हम बात करें तो महिलाओं को जला देना, उनके साथ मारपीट करना, कि इस तरह से मारपीट करना कि उनकी डेथ हो जाए, इस तरह के केस आपके। और कुछ एक चीज आ रही है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हर एक माता पिता का सपना होता है कि अपनी जो बेटी है उसका आप जो शादी है वो आपकी
अच्छे घर में करें। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें जैसे कुछ आपके ऑनलाइन मैरिटल साइट्स हैं, जहाँ पे आपके ऑनलाइन रिश्तों की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपनी फेक प्रोफाइल आप बना लेंगे कि हमारा जो लड़का है वो किसी अदर कंट्री के अंदर में काम करता है या फिर अदर स्टेट के अंदर में काम करता है, इतनी अच्छी जॉब है, 1 CR का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका वधु पक्ष है वो अपनी तरफ से टू द बेस्ट करता है और जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट वो करते हैं, चाहे उसका आप बात करें चाहे कैश की फॉर्म में चाहे फिर किसी अदर फॉर्म में वो आपका देते हैं। और बाद में देखा क्या जाता है कि वो जो लड़का है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो यहाँ से अगर हम बात करें, ऐसे भी केस आपको देखने को मिले हैं कि इंडिया से हमारे देश से जो महिलाएं हैं उनको किसी और कंट्री में ले जाकर उनका या तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कीजिए या फिर उनसे आप जो हाउस होल्ड का काम है एज ए हाउस होल्ड लेबर के रूप में भी उनसे काम लिया जा रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जो डोवरी सिस्टम है उसका एक ये आपका कहीं ना कहीं एक फायदा लोग उठा रहे हैं कि अपने माता पिता है वो तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे। तो फाइनेंशियल गेन के लिए भी इसका सहारा लिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कानून की डोवरी के अगेंस्ट में, जो डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, इसके अंदर में जो मिनिमम फाइन है वो 15,000 रुपए या फिर जो आपके दहेज की वैल्यू है उतने रुपए आपको फाइन करना पड़ेगा, जो भी आपका ज्यादा होगा। मान के चलिए कि 15,000 रुपए मिनिमम, और अगर आपने 10 लाख रुपए आपने दहेज लिया है तो आपको जो फाइन भरना पड़ेगा वो जो भी ज्यादा हो गया, अगर आपने आपके दहेज की रकम है 10,000 रुपए देन आपको 15,000 रुपए भरना पड़ेगा, और अगर आपकी रकम है दहेज की 10 लाख रुपए देन आपको 10 लाख रुपए भरना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 15,000 रुपए और जो मैक्सिमम है जो भी आपकी दहेज की वैल्यू है उतना आपको भरना पड़ेगा, और कम से कम 5 साल की आपको इसमें सजा का प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी की, अगर महिला है वो शादी के 7 साल के अंदर में किसी भी कारण से सुसाइड करते हैं दहेज को लेकर, तो देन ये उसके अंदर में आपका आता है सेक्शन 304 बी की। अगर हम बात करें किसी भी महिला की कोई प्रताड़न के कारण, क्रूरटी के कारण, हरेसमेंट के कारण, या उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके जो इन लॉज है उनके द्वारा अगर कोई भी डोगरी डेथ होती है, दहेज हत्या होती है, तो उसको सेक्शन 304 बी के अंदर में रखा गया है। देन आपका सेक्शन 198 है सीआरपीसी का, एंड आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये कुछ कानून है हमारे कंट्री के अंदर में जो आपको दहेज प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा में आपके लेके आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, यानी कि जो दहेज प्रथा है उसको रोकने के लिए और जो महिलाओं का स्तर है हमारी सोसाइटी में उसको सुधारने के लिए जो भारत सरकार है वो क्या क्या आपके इनिशिएटिव लेके आए हैं, उनके अंदर में एक मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति के अंदर में क्या है कि जो भी आपका अफेक्टेड है, जो भी विक्टिम है, चाहे वायलेंस का हो या फिर किसी और कारण का, तो उसको आप सपोर्ट करने के लिए ओएससी यानी कि वन स्टॉप सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चाहे इसमें उनको चाहे लीगल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर किसी और आपको एडवाइस की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए महिलाओं के लिए महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत में वन ओएससी यानी कि वन स्टॉप सेंटर का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। देन आपका जो महिलाओं की जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। देन आपका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट महिलाओं को देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। देन आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। देन आपका जो हमारी जो आप टीवी एडवर्टाइजमेंट की बात करें या फिर कोई सेमिनार बात करें या फिर वर्कशॉप बात करें या फिर आपका प्रिंटेड मीडिया की बात करें, तो उसके अंदर में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आपके चलाए जा रहे हैं। देन अगर हम इसमें बात करें कि वे फॉरवर्ड, इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं और क्या क्या हमारे सजेशन हो सकते हैं, उसकी हम बात करें कि हमारे कंट्री के अंदर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है ना कि हमारे पास में लॉ तो है, हमारे पास में कानून तो है, लेकिन उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट की कहीं ना कहीं पे कमी है। तो उनका जो इन्फोर्समेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो, ये आपका हो सकता है। देन क्या है कि आपका जो पब्लिक अवेयरनेस है वो आपकी और ज्यादा फैलाई जाए। पब्लिक अवेयरनेस की मतलब जो दहेज प्रथा है वो मतलब उसको क्या क्या उसके दुष्परिणाम है, उसका एक महिला के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, महिला के परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी सोसाइटी को एक जो पवित्र रिश्ता है शादी को उसको कैसे पोल्यूट ये कर रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाएं। देन आपका जो महिलाएं हैं उनको आप एजुकेशन के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू या एम्प्लॉयमेंट के थ्रू में उनको आप उनका एक उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप बनाएं। देन यह है कि जो आपको जो कम्युनिटी इंटरवेंशन है, अगर हम बात करें लोकल लेवल पे जो आपके खाप वगैरह है, आपके ग्राम प्रधान है या फिर आपकी जो पंचायत है, उनके लीडर को आप इकट्ठा लेके आए, जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उनको
जो उनको भी साथ में लेके इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए। और जो आपके जो एक सेट ऑफ रूल हो चुका है सोशल और ट्रेडिशनल कस्टम्स का, जिनको आप रीति रिवाज का नाम दे देते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए चैलेंज वहां पे किया जाए। आपके जो लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके लीडर्स को साथ में लेकर आपके जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, जो आपके या फिर आपकी कोई आपकी अदर सपोर्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट पड़े, तो वहाँ पे आपको वो देनी चाहिए। कोई भी आपको काउंसलिंग सेंटर सेटअप करने के लिए, लीगल सर्विस आपको प्रोवाइड कराने के लिए आपके विक्टिम को। मीडिया एंगेजमेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा आपका अहम है कि आप प्रिंटेड मीडिया, फिर सोशल मीडिया, फिर न्यूज़पेपर, टेलीविजन, आपका रेडियोज या फिर आपका सोशल मीडिया, इसके थ्रू में आप जो सोसाइटी है उसके जो पॉजिटिव नॉर्म्स है उसको सामने लेके आइए। और जो आपकी जो ये इविल है, जो आपका दहेज प्रथा है, इसके खिलाफ में आप एक तरह से अभियान चलाइए। देन आपका जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आप बच्चे हैं, उनको बचपन से ही एक मोरल एजुकेशन के रूप में दीजिए, चाहे उसका परिवार दे, चाहे आप स्कूली शिक्षा की इसमें बात करें कि जो आपका दहेज प्रथा है उसके दुष्परिणाम के रूप में उनको बचपन से ही आपका अवगत कराया जाए। एंड जो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो महिला और जो आपका पुरुष है, जो लड़की है और जो लड़का है, उनके बीच में जो आपको चाहे एजुकेशन को लेके बात करें या फिर किसी अदर एम्यूनिटीज को लेके बात करें, तो उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसको कम किया जाए, जिससे जो महिलाएं हैं, जो लड़की हैं और जो लड़के हैं, वो एक समय पे आके जब वो दोनों कैरियर की ऑप्शन देख रहे हो, तो देन दोनों के पास में सेम स्किल्स हो, सेम एजुकेशन हो, एंड उनके पास में उनका पेरेंट्स का सपोर्ट हो, जिससे कि आपको इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो देन जो इस लेक्चर को क्रिएट करने के लिए जो जिन वेबसाइट आपका सारा लिया गया है, जो क्रेडिट जाता है, देन वो है विकिपीडिया, दृष्टि आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, एंड आपका जो चहल अकेडमी है, जो इसमें मतलब जो डाटा है वो यहाँ से मैक्सिमम डाटा यहाँ से आपका लिया गया था। तो जेनेटिक्स का जो क्रेडिट्स है वो इन साइट्स को जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।